हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी स्टडी भी काफी अच्छी चल रही होगी। सही है। तो आज हम बात करने वाले हैं कोलिजन की। ओके, जैसे हमने पिछली क्लास में मोमेंटम लीनियर मोमेंटम को पढ़ा था, किस तरीके से लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते हैं, उससे रिलेटेड ही ये टॉपिक है। ओके, उसी का सारा यूज होगा इसमें। कोलिजन। तो कोलिजन भी कई प्रकार के होते हैं, उन्हें भी देखेंगे हम। सही है, तो सभी लोग कॉपी एंड पेन निकाल लीजिए और नोट सभी बनाएंगे। ठीक है, सभी लोग नोट्स बनाएंगे। देखो, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि किस तरीके से लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। यदि एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो हो तो हम एक्स डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा देंगे। यदि वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो हो सकता है हम वाई डायरेक्शन में भी करा दें फोर्स लीनियर मोमेंटम कंजर्व। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते हैं कि हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। चलो वो भी देख लेंगे क्या क्या कंडीशन आएंगी। सही है। तो जिसकी बात हम करने वाले हैं सबसे पहले, वो करने वाले हैं हम एक चीज और देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है। ठीक है, ये हमने कल भी बात की थी। हमारे पास एक सिस्टम है। ओके, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं, बहुत सारे मासेस हो सकते हैं, जो भी है। मान लीजिए 2 मास सिस्टम हो सकता है, 3 मास सिस्टम हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हमने कल देखा था कि ये एक मास सिस्टम यानी कि एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं, मास हो सकते हैं। हमने देखा था कि इसका टोटल मास हमने माना था कैपिटल एम, और इसका वेलोसिटी वी सी ओ एम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये देखा था हमने पिछली क्लास में। ओके सर। अब हमने एक चीज देखी थी कि ये जीरो भी है। मान लीजिए ये जीरो है, वीसीओएम सिस्टम का वीसीओएम जीरो है। कब होता है ये जीरो? सॉरी, मान लीजिए जीरो है या कांस्टेंट है या जीरो भी है, मान लीजिए। ठीक है, कब होता है? जब होता है सर, जब हमारा एफ नेट जीरो होता है, तो यहां पर ए सी ओ एम भी हमारा जीरो हो जाता है, और वीसीओएम हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है। मान लीजिए इनिशियली ये रेस्ट में है तो जीरो हो जाएगा भाई। इनिशियली रेस्ट में हमने ये सिंपल देखा था कल। अब एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि देखो, सिस्टम का मास, पूरा सिस्टम जिसका एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि जो उसके अंदर जो हमारे मासेस हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, उनकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो। उनकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो सकता है इसकी वेलोसिटी इधर है, हो सकता है इसकी वेलोसिटी इधर हो, किधर भी। ये रैंडम मोशन करते हैं, किसी की वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है। हमने ये चीज देखी थी। यदि हम उसको नेट करते हैं, यानी ये देखते हैं, हम टोटल का देखते हैं, पूरा देखते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि यदि नेट फोर्स जीरो है तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा। हमने ये माना। लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करें, इंडिविजुअल मास की बात करें, तो ये इस तरीके से नहीं होता है। किसी की वेलोसिटी वेरिएबल होती है, किसी की जीरो होती है, किसी की कांस्टेंट होती है। यानी कि हम टोटल देखा जाए तभी कांस्टेंट आती है, लेकिन हम अंदर देखें तो वही क्या होती है, किसी की माइनस होगी। मान लीजिए वी वन बराबर यू है, वी टू बराबर किसी की माइनस यू हो सकती है, वी थ्री किसी की जीरो हो सकती है, लेकिन सारे सिस्टम को देखा जाए तो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब बात आती है, हम एक टर्म यहां पर डिफाइन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, देखो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का हम कोलिजन में यूज करेंगे तो समझना बहुत जरूरी है, तो कोई चीज बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, अब यदि हम पूरा एक सिस्टम देखें, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई सर, काइनेटिक एनर्जी को हम इस तरीके से देख सकते हैं, सिस्टम है, सिस्टम का मास हाफ एम वी स्क्वायर, सिस्टम का टोटल मास वी वी सी ओ एम का होल स्क्वायर। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, और देख तो सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम कहां है, हम ये देखते हैं। मान लीजिए कि VCOM जीरो दे दिया, इफ VCOM जीरो दे दिया, मान लीजिए, देखो ध्यान देना है, तो VCOM जीरो दे दिया, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी? सिस्टम, भाई ऑब्वियसली बात है, इस फॉर्मूले के हिसाब से तो जीरो होनी चाहिए।
इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये तो समझ में आता है, ठीक है सर। पर इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत कहां आ रही है, दिक्कत देखो यहां आ रही है कि हमने VCUM तो 0 कर दिया, VCUM तो 0 कर दिया, पर जरूरी नहीं है कि जो टोटल सोर्स हमारा सारा सिस्टम है इसका VCUM 0 है तो हर एक पार्टिकल का V 0 हो, ये कंफर्म नहीं है भाई, ये कंफर्म नहीं है। यानी कि अंदर के पार्टिकल्स हो गए, अंदर के ऑब्जेक्ट्स हो गए, वो तो मूव कर रहे हैं ना भाई। टोटल हमने देखा कि पूरा रिजल्टेंट जब हमने देखा तो VCUM 0 आ रहा है, लेकिन हम हर एक पार्टिकल को देखेंगे तो उनके पास एक इंडिविजुअल वेलोसिटी होगी, कोई पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, कोई नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो ओवरऑल तो 0 है, टोटल सिस्टम का तो 0 है, लेकिन हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी है, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी है। अब हम एक चीज देखते हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी को हम यदि टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालें, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालें तो हम ये देख सकते हैं 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2, बहुत सारे मासेस हैं इसमें, mv2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/2 mn स्क्वायर। ये देख सकते हैं भाई, सभी का पूरा टोटल देख रहे हैं हम, सारे मासेस को देख लिया जाए, सभी मासेस की काइनेटिक एनर्जी देखी जाए, हर एक इंडिविजुअल 1 2 सभी को जोड़ दिया जाए, काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब देखो काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर वेक्टर होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि उसकी डायरेक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखो मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी का स्क्वायर है, वेलोसिटी का स्क्वायर है, वेलोसिटी का स्क्वायर होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी की वैल्यू आप नेगेटिव में भी रखते हो तब भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और यदि पॉजिटिव में रखते हो तब भी पॉजिटिव आएगी, वैल्यू पॉजिटिव आती है, काइनेटिक एनर्जी की हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आती है, हमेशा पॉजिटिव आती है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि भाई इनके पास वेलोसिटी, मान लीजिए एक हमारा पार्टिकल ये है, इसकी वेलोसिटी u है, सही है, इसका m1 है और ये वेलोसिटी u है। दूसरा पार्टिकल है जिसका मास 2 है और इसकी हमने वेलोसिटी देख ली v2। तो ये सिस्टम में बंद कर दिए जाए, सोचो सोचो, देखो हम इस तरीके से कर रहे हैं, हम इस तरीके से अगर एक सिस्टम है जिसमें दो पार्टिकल है, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी u इधर है, और एक मास ये है जिसका मास m है और इसकी वेलोसिटी इधर है। देखो देखो बहुत जरूरी है यहाँ पे देखना। अब दो तरीके से कौन सा फॉर्मूला सही है, ये सिस्टम ये सही है या वो सही है, हमें ये चेक करना है, ठीक है। देखो हम यदि VCOM निकालें तो क्या होगा सर, m1v1 प्लस m2v2, इस तरीके से निकालते हैं, m1 प्लस m2, यही तो निकालेंगे VCOM। m क्या है भाई, दोनों के मास m है, मान लो इसकी वेलोसिटी u इधर है, माइनस देखो इसकी वेलोसिटी इधर है तो हम माइनस ले लेंगे, mu अपॉन m1 m प्लस m। अब देखो ये टर्म 0 हो गई, कट गई दोनों, ये रही 0 आ गई। यहां से देखा जाए VCOM 0 हो गया, VCOM 0 हो गया। अब यदि हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा जो सिस्टम है, सोचो समझो, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, VCOM 0 आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। लेकिन यदि हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं वैसे सभी पार्टिकल की एक एक करके जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या होगी, 1/2 mu स्क्वायर प्लस 1/2 m माइनस यू है ना स्क्वायर, तो यहां से देखो 1/2 mu स्क्वायर प्लस 1/2 mu स्क्वायर, क्योंकि माइनस यू का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर, तो यहां से तो काइनेटिक एनर्जी हमारी ये आ रही है। दो तरीके से कैसे आ सकती है, सही है भाई, यहां से तो काइनेटिक एनर्जी हमारी ये आ रही है, सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी, हमने दोनों को जोड़ दिया और इससे हमारी 0 आ रही है, इससे हमारी 0 आ रही है। तो ध्यान रखना है हमेशा आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो ये वाला ठीक होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसका जब भी हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं सिस्टम की, तो प्रत्येक इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को जोड़ कर निकालते हैं, प्रत्येक इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को जोड़ के निकालते हैं हम टोटल काइनेटिक एनर्जी, वही टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हमारा जो ये वाला जो सिस्टम है, ये रॉन्ग हो जाएगा और ये हमारा ठीक हो जाएगा। तो ये यहाँ पर काफी गड़बड़ झाला सी हो गई, तो हम ये देख सकते हैं कि जब काइनेटिक एनर्जी हम निकाल रहे हैं सिस्टम की, सही है, कभी भी निकालोगे
फ्यूचर में कभी भी क्वेश्चन आएंगे m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर प्लस 1/2 m3 v3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी आपके मासेस हैं आप उनको कर सकते हो। ठीक है, हमेशा काइनेटिक एनर्जी इसी तरीके से निकालनी है, आपको ध्यान रखना है। और क्या नहीं करना है आपको, क्या नहीं करना है, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम 1/2 कैपिटल M VCOM स्क्वायर, ये नहीं करना है। सही है, ध्यान रखना है, ये बिल्कुल नहीं करना है, समझ रहे हो, ये बिल्कुल नहीं करना है, डू नॉट। ठीक है, ये नहीं करना है, हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करो, हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। सही है, काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गई। हम सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, चलिए अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर, अपना कोलिजन, जिसका हम तैयार कर रहे थे। कोलिजन, कोलिजन का मतलब है क्या भाई, किस तरीके से कोलिजन का, देखो ये अपने शब्द में ही ये बता रहा है, टकराव। टकराव, कोलिजन का मतलब है टकराना, सिंपल सी बात है, टकराना। अब उसी टकराने को हम ये देखेंगे कि उसके बीच में एनर्जी किस तरीके से लॉस होती है, क्या क्या कंजर्व रहता है, किस तरीके से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ये सब सारी चीजें हम देखेंगे। तो मेनली हमारे पास 3 प्रकार के कोलिजन होते हैं, उन्हें सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोलिजन किस हिसाब से होता है। मान लीजिए एक मास आपका m1 यहां पर है, ये u1 स्पीड से चल रहा है, सही है। एक दूसरा मास यहां पर है m2, ये u2 स्पीड से चल रहा है, सही है, u2 स्पीड से चल रहा है। अब सोचिए इसमें टकराव कब होगा, यदि इसकी स्पीड ज्यादा हुई तो ये इससे टकरा जाएगा। यदि इफ u1 इज ग्रेटर देन u2 है, u1 यानी कि ये वाला ज्यादा होगा तो इससे टकरा जाएगा, इधर की तरफ जा रहा टकरा जाएगा। तो टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद होगा यानी कि एक दूसरे से टकराएंगे कुछ इस तरीके से, m1 m2। अब टकराने के बाद ये फिर से मूव कर जाएंगे, यानी कि ये m2 हो गया, m1 हो गया, ये इस बार वेलोसिटी चेंज हो जाएगी इन दोनों की, v2 इसकी हम v1 मान लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ टकराव होता है। मान लो शुरुआत में वेलोसिटी क्या है, m1 की, u1 है, m2 u2 है। हो सकता है बाद में क्वेश्चनों में ये जीरो भी दे देगा, कभी इसको जीरो दे देगा, कभी इसकी वैल्यू दे देगा, इस तरीके से। यानी कि हमारे पास 2 मासेस हैं, बहुत सारे मासेस हो सकते हैं, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 मासेस सिस्टम है। हमारे पास और भी मासेस हो सकते हैं, 3 मास हो सकते हैं, 4 मासेस हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, स्पीड से जा रहे हैं, टकराने के बाद उन्होंने कुछ होगा, उसके बारे में भी देखेंगे। हम टकराते हैं तब क्या होता है, उसके बाद टकराने के बाद वो अपनी स्पीड में चले जाते हैं, वो जिस भी स्पीड में, जिस भी डायरेक्शन हो, डायरेक्शन इसकी इधर भी हो सकती है, इसकी इधर भी हो सकती है, व्हाटएवर, वो बाद में निकल जाएगी, डायरेक्शन भी निकल जाएगी, वही टकराने के बाद किधर गए। तो इस तरीके से कोलिजन होता है, इस तरीके से कोलिजन होता है मासेस के सिस्टम में, मतलब सिस्टम में जो मासेस हैं उनका कोलिजन होता है। बहुत सारे मासेस हो सकते हैं, मान लो ये मासेस है, ये मासेस है, ये इससे टकरा रहा है, ये इससे टकरा रहा है, ये इससे टकरा रहा है, कैसे भी टकरा रहा है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। तो मेनली जो कोलिजन होता है वो 3 प्रकार का होता है, हम ये देखेंगे। सबसे पहले वेस्ड ऑन द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के वेस्ट पर हम ये देखेंगे कितने प्रकार का कोलिजन होता है। किसी भी तरीके से डिफाइन करो, 3 प्रकार का ही आएगा। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ कोलिजन। कोलिजन तो समझ में आया, कोलिजन क्या है, दो यानी कि दो या दो से अधिक मासेस का टकराना कोलिजन कहलाता है। सही है, सही है। टाइप, चलो लिख लेते हैं कोलिजन क्या होता है, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर आपने बोल दिया बस लिखाया तो है नहीं, किस तरीके से कोलिजन। when two or more than two particle collides and moves after collision,
मूव भी हो सकता है, मूव कर दे कोई एक आध उसमें से मूव भी कर जाएगा, एक आध रेस्ट में भी रह जाएगा, तो ठीक है, सही है। व्हेन टू और मोर देन टू, यानी कि देखो एक सिंगल पार्टिकल है, या सिंगल पार्टिकल्स का तो कोलिजन किसी से नहीं होगा, उसके पास दूसरा पार्टिकल होना चाहिए, यानी कि कम से कम सिस्टम में दो पार्टिकल तो होने चाहिए, एटलीस्ट टू पार्टिकल होने चाहिए। तो आप इस तरीके से लिख लीजिए, कोलिजन में एटलीस्ट टू पार्टिकल तो होनी चाहिए, एटलीस्ट टू मासेस तो होनी चाहिए, सही है, टू मासेस होने चाहिए, इससे भी बड़े हो सकते हैं, इससे भी बड़े हो सकते हैं, सही है। तो ये हो गया। तो हम सब अब हम कैटेगरी देखने चाहते हैं टाइप ऑफ कोलिजन, ये तो बेसिक हो गया, टाइप्स ऑफ कोलिजन, सही है। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सही। तो सबसे पहले हमारा जो कोलिजन होता है नंबर 1, ये होता है हमारा इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी लॉस क्या होता है, जीरो होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है इसमें। जितनी काइनेटिक एनर्जी आपकी इनिशियल थी, जितनी काइनेटिक एनर्जी आपकी इनिशियल थी, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आपकी फाइनल होती है, सही है। इसको डीपली देखेंगे किस तरीके से होती है, तो फिलहाल हम टाइप लिख लेते हैं, सही है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका इन इलास्टिक, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी लॉस जो होता है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि हमने इलास्टिक कोलिजन देखा, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। इलास्टिक कोलिजन में हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है वो मैक्सिमम होता है। और तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा पार्शियली इन इलास्टिक, पार्शियली इन इलास्टिक, यही यानी कि कहीं ना कहीं इलास्टिक और इनइलास्टिक के बीच की कंडीशन होगी, ये इलास्टिक और इन इलास्टिक के बीच की कंडीशन होगी, ठीक है। तो तीन प्रकार के इलास्टिक कोलिजन हमारे पास कोलिजन हो गए, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन, सही है। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन पर रहेगा, इसके बारे में समझेंगे हम। ओके, चलिए अब हम एक और तरीका हमारे पास होता है इसको डिफाइन करने का, बेस्ड ऑन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, सही है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम ये देख लेते हैं, इनके हिसाब से भी हमारा क्या होता है, तीन प्रकार का ही हमारा कोलिजन होता है, वही नाम है आपके इलास्टिक कोलिजन, सही है। इलास्टिक कोलिजन, हम जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है उसको हम ई से, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, और इसमें इलास्टिक कोलिजन में ये इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। नंबर 2 फिर होता है हमारा इन इलास्टिक कोलिजन। तो अभी फिलहाल हम सिर्फ टाइप देख रहे हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बहुत देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और नीट और जेई और एडवांस के से काफी क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलता है। तो ई की वैल्यू इसमें क्या होती है, 0। यदि इन इलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू 0 होगी, सही है। ये ई क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के फॉर्मूले क्या होते हैं, सारी चीजें देखेंगे। हमारा आज का लेक्चर इलास्टिक कोलिजन पर रहेगा, इसमें सारी चीजें देख लेंगे, काइनेटिक एनर्जी, रेस्ट, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, सारी चीजें देख लेंगे, ठीक है। लास्ट का क्या है, पार्शियली इन इलास्टिक, कोलिजन। इसमें क्या होगा, ई की वैल्यू हमारी 0 से 1 के बीच में होगी, ठीक है। ई की वैल्यू हमारी 0 से 1 के बीच में होगी, 0 भी हो सकती है, देखो हमने बराबर भी लगाया इसमें, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और उसके बीच में होगी,
तो ये एक से ज्यादा नहीं होगी और जीरो से कम नहीं होगी, जीरो से कम नहीं होगी और एक से ज्यादा नहीं होगी, ये प्रकार से। तो ये तीन प्रकार का कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन और पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन। तो हम अपने आज के मेन टॉपिक पर आते हैं, हेडिंग डालेंगे सभी, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन देखो किस तरीके से ये होता है और किस तरीके से चीजें इसमें होती हैं। चलिए देखो, इलास्टिक कोलिजन है तो हमने ये देखा, इसमें एक चीज और लिख लेते हैं, इसमें देखते हैं हम हेड ऑन हेड, हेड ऑन हेड कोलिजन, हेड ऑन हेड कोलिजन। सर ये क्यों लिख रहे हैं? देखो इसका मतलब भी हम समझाएंगे, बाद में क्या होता है, हमारे पास एक ओब्लिक कोलिजन भी आता है, होता वो इलास्टिक कोलिजन भी है, ठीक है, लेकिन क्या होता है उसमें हेड से हेड नहीं टकराता है। देखो फिलहाल हम हेड टू हेड ऑन हेड देखते हैं। तो चलिए, हेड ऑन हेड का मतलब देखो ज्यादा कोई टफ नहीं है, हमारे पास एक ये मास है और एक ये दूसरा मास है, छोटा बना लेते हैं, देख रहा हो, ठीक है, एक ये मास है और एक ये भी मास है। हेड ऑन हेड कोलिजन का मतलब है ये सीधे टकराएंगे, मतलब इनका सेंटर ऑफ मास इस तरीके से, ये सेंटर टू सेंटर टकराएंगे, डायरेक्ट टकराएंगे, आमने सामने टकराएंगे, हेड टू हेड टकराएंगे, ठीक है, हेड टू हेड टकराएंगे, इस तरीके से बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेड ऑन हेड कोलिजन। यानी कि मास m हो गया, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, यानी कि ये जब भी टकराएंगे इनके सेंटर्स एक ही लाइन पर होंगे, इनके सेंटर ऑफ मास क्या होंगे, एक ही लाइन पर होंगे, सही है। मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है और इसकी u2 है, ओके। चलिए मस्त दो सिस्टम है, सही है, u1 और u2। यहां हम किसी भी सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, ना किसी फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं, सिंपल दो मासेस हैं, m1 स्पीड u1 है, m2 स्पीड u2 है। जब ये टकराएंगे तो क्या होगा भाई, ये जब टकराएंगे तो कुछ इस तरीके से, ये एक दूसरे से इस तरीके से, देखो कुछ इस तरीके से ये चिपकने की कोशिश करेंगे, भाई एक दूसरे को थोड़ा सा दबाएंगे ना, जब टक्कर होती है तो एक दूसरे से थोड़ा सा दबाएंगे, क्या करेंगे, दबाएंगे एक दूसरे को, टकराएंगे एक दूसरे से, m1 m2, सही है, ये एक दूसरे से टकराएंगे तो यहां पर कुछ डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन का मतलब है इनकी शेप में कुछ चेंज तो आएगा, भाई दो मासेस हैं, अब ये परफेक्टली रिजिड तो है नहीं, परफेक्टली का मतलब परफेक्टली, देखो परफेक्टली रिजिड बॉडी होती है वो भी हल्का फुल्का डिफॉर्मेशन तो करती है, हल्का फुल्का तो करती है, लेकिन उन्हें वो नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, देखो दो बॉडी टकराएंगी एक दूसरे से, दो बॉल एक बॉल इधर से आ रही है या इधर से आ रही है, या दो बॉल टकराती है किधर से भी जा रही है, तो वो हल्का सा क्या करती है, डिफॉर्म तो होती है। क्या होता है, यहां होता है डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन होता है। देखो यहां पर काइनेटिक एनर्जी यहां थी कुछ इसकी k1, काइनेटिक एनर्जी इसकी भी कुछ थी k1, सही है, सबके पास अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी है। शुरू में मान लीजिए स्पीड है तो वेलोसिटी है तो कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी। अब डिफॉर्मेशन हो गया, डिफॉर्मेशन का मतलब है ये क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे को डिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो इस डिफॉर्मेशन में होता क्या है भाई, इस डिफॉर्मेशन में क्या होता है, ये एक दूसरे पिचक गए, जैसे आप देखते हो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को दबाते हो तो उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ टोटल काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ठीक है सर, आप तो कह रहे थे काइनेटिक एनर्जी का लॉस ही नहीं होता, यहाँ लेस हो जाएगी। तो वो जाती कहाँ है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जाती है आपकी वो जो लॉस एनर्जी वाली है, जो लॉस हुआ है वो जाता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि सर डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन की वजह से ही वो काइनेटिक एनर्जी थोड़ा पार्ट उसका हमारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसीलिए कह रहे हैं हम लॉस, जो लॉस हुआ है, जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये डिफॉर्म हो गया। हमने कहा किसी भी चीज को जब दबाते हो आप, डिफॉर्म करते हो या खींचते हो या फिर दबाते हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, समझ रहे, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पे हम इन्होंने एक दूसरे को दबाया, तो यहां पर क्या होगा, देखो ध्यान देना बहुत जरूरी है,
सारे पॉइंट्स में जब लिखाऊंगा तो वहां कंफ्यूज मत होना कि जैसे ये डिफॉर्म होंगे, जैसे ये डिफॉर्म होंगे तो कुछ काइनेटिक एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी। तो यहां तो डिफॉर्मेशन हो गया, यहां डिफॉर्मेशन हो गया, यहां देखा काइनेटिक एनर्जी में लेस हुआ है, जो लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी में, जो लॉस हुआ है वो पोटेंशियल एनर्जी में चला गया। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये अनडिफॉर्म होंगे, ये क्या करेंगे, अपनी शेप को रिस्टोर करेंगे, अपनी शेप को पिछली वाली शेप में आएंगे भाई, पिछली वाली शेप में आएंगे, अपनी शेप को क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे। तो ये क्या करेंगे भाई, फिर से ये इसी कंडीशन में आ जाएंगे, रिस्टोर करके, डिफॉर्मेशन रिस्टोर करने के बाद ये उसी स्पेस में आ जाएंगे, यानी कि m1 m2। अब इनकी वेलोसिटी चेंजेज हो गई होंगी, v1 और v2 वेलोसिटी को चेंज हो गई होंगी। तो यहां पे हमने देखा तो जो डिफॉर्मेशन था, डिफॉर्मेशन तो ऑल डिफॉर्मेशन, पूरा डिफॉर्मेशन, ऑल डिफॉर्मेशन इज रिस्टोर्ड, रिस्टोर्ड हो गया, पूरा डिफॉर्मेशन रिस्टोर्ड हो गया। अब फिर से जो पोटेंशियल एनर्जी थी, जो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई थी, फिर से वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, फिर से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जितनी पहले थी फिर से वो काइनेटिक एनर्जी उतनी हो जाएगी। डिफॉर्म हुआ यानी कि ऑल डिफॉर्मेशन रिस्टोर हुआ पहली वाली कंडीशन में, यानी कि अपनी शेप में आ गए, अपनी दोनों शेप में आ गए, वेलोसिटी कुछ चेंजेज हुई, इसकी वेलोसिटी हो सकता है घट गई हो, इसकी हो सकता है बढ़ गई हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, फाइनल वो आएगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर। कि सर ये कैसे हुआ, आप तो कह रहे हैं कि एनर्जी का लॉस हुआ है, फिर से ये बराबर आ गई, क्यों आ गई भाई, देखो पहले डिफॉर्मेशन हुआ, यदि ये डिफॉर्म होके डिफॉर्म्ड ही रहती, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी उनमें कंजर्व हो जाती, डिफॉर्म ही रहती, तो हो सकता है काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाता, लेकिन ये डिफॉर्म हुई, इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में बदला थोड़ा देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, फिर ये रिस्टोर हुई, अनडिफॉर्म हुई, अनडिफॉर्म हुई, अपने डिफॉर्मेशन को रिस्टोर किया, बाहर आई, फिर से अपनी शेप में आई, जो पोटेंशियल एनर्जी थी फिर से वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, फिर से वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, सही है, फिर से अलग अलग हो गए, फिर अलग अलग मूव करने लगे। ये बात समझ में आ रही है भाई, किस तरीके से डिफॉर्म होने के बाद पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई, पोटेंशियल एनर्जी को फिर से उसने अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर लिया, उसके बाद जितनी अपनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उतनी ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ये बात समझ भाई, हेड ऑन हेड कोलिजन, यानी कि हेड ऑन हेड उनका ज्यादा कोई मतलब नहीं है, बस ये सेंटर टू सेंटर टकरा रहे हैं। और इलास्टिक कोलिजन में हमने ये देख लिया कि दोनों मास थे, दो मास थे, टकराए, डिफॉर्म हुए, काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ, वो काइनेटिक एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुई, सही है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुई, फिर उससे पूरे डिफॉर्मेशन या जो डिफॉर्म हुए थे वो रिस्टोर हुआ, अपनी शेप में आए, फिर वेलोसिटी से गए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यही है आपका इलास्टिक कोलिजन, यही है आपका इलास्टिक कोलिजन। चलिए, तो सर इलास्टिक कोलिजन तो ये हमने समझ में आ गया कि चलो ठीक है, टर्मिनोलॉजी से ये है कि फॉर्मूले, हम फॉर्मूले किस तरीके से देखेंगे, चलिए फॉर्मूले देखते हैं। तो सबसे पहले जब किसी भी प्रकार का कोलिजन हो रहा हो तो एनी कोलिजन, एनी कोलिजन, कोई भी प्रकार का कोलिजन हो तो आप लीनियर मोमेंटम को कंजर्व रखोगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कि सर ये क्यों रहेगा, देखो शुरुआत में दो मासेस थे, कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, किसी भी हम फ्रैक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वो टकराए, नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स जीरो हमारा एक्स डायरेक्शन में, जब वो टकराएंगे तब भी देखो एक बॉडी फोर्स लगाएगी, मान लो ये टकराया इससे, मान लो ये टकरा गया, तो यहां से आप ये देखोगे कि इस पर फोर्स लगा रहा होगा ये N1, सही है, अब ये वाला फोर्स, ये वाला भी इस पर इतना ही फोर्स लगाएगा, ये N2 हो जाएगा। अब ये N1 और N2 सेम होंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि N1 इक्वल टू माइनस एन मान लेते हैं, N2 क्या है प्लस एन मान लेते हैं, यदि हम डायरेक्शन भी देख रहे हैं। तो नेट फोर्स, नेट रिएक्शन क्या होगा, नेट रिएक्शन क्या होगा, जीरो होगा, यानी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स तो आया नहीं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स तो हमारे सिस्टम पे आया नहीं। जब हमारे फोर्स पर नेट फोर्स जीरो है,
यदि एफ नेट 0 है, देखो ये अंदर की बातें हैं और ये अंदर की बातें आपको समझना बहुत जरूरी है। एफ नेट 0 है, कभी कभी दिमाग में आ जाता है सर ये टकराए हैं तो फोर्स नहीं आया हुआ। देखो टकराए हैं फोर्स आएगा, लेकिन एक पे जितना फोर्स आएगा वो उतना ही फोर्स दूसरे पे लगाएगा तो वो कैंसिल आउट कर देगा। पूरे सिस्टम पे यदि देखा जाए तो बाहर से कोई सिस्टम पे फोर्स नहीं लगा हुआ है, पूरे सिस्टम पे देखा जाए, हम सिस्टम का हम जो कर रहे हैं एफ नेट, तो पी जो सिस्टम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। सही है, यानी कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व ही रहेगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्यों रहेगा ये बात समझ में आ गई, क्योंकि नेट फोर्स सिस्टम पर, ध्यान रखना सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है। सही है सर। और क्या कह सकते हैं, हमने ये कह दिया एनी कोलिजन जो है हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दूसरा, दूसरा क्या है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। ये क्या है सर, कंजर्व्ड थ्रू आउट द कोलिजन, थ्रू आउट द कोलिजन। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व नहीं करा रहे हो और फाइनल आप ये लिख रहे हो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, और आप ये कह रहे हो कि कंजर्व नहीं है। सर ये क्या मतलब है, हमने कहा देखो इनिशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी कंजर्व्ड है, कंजर्व्ड है, लेकिन पूरी प्रोसेस के पूरे कोलिजन में कंजर्व्ड नहीं है, पूरे कोलिजन में, थ्रू आउट द कोलिजन। हम क्या कह रहे हैं, थ्रू आउट द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड थ्रू आउट द कोलिजन। इसका मतलब है पहले काइनेटिक एनर्जी थी, जब वो टकराए डिफॉर्मेशन हुआ तो उन्होंने अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में दे दिया, काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, कम हुई, समझो काइनेटिक एनर्जी कम हुई, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुई, फिर से जब अनडिफॉर्म हुए अपने डिफॉर्मेशन को रिस्टोर किया, वो पोटेंशियल एनर्जी जो क्रिएट हुई थी उसने फिर से अपने आप को काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया, फिर से काइनेटिक एनर्जी हमारी रिस्टोर हुई, यानी कि इनिशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हुई, और वो अपनी काइनेटिक एनर्जी अपनी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ गए जैसे उनकी अपनी शेप और साइज रिस्टोर हुई। तो बीच में क्या हुआ, बीच में काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है, बीच में काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि थ्रू आउट द कोलिजन, थ्रू आउट द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है। तो आपसे कभी भी ये पूछ लिया जाए कि काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड थ्रू आउट द कोलिजन, ना, बीच में वो चेंज हुई थी, उसने थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट की थी, समझ रहे हो, फिर उसके बाद अब उसको अपने आप को रिस्टोर किया, फिर से अपने आप को अपनी काइनेटिक एनर्जी को रिस्टोर किया, उसके बाद वो मूव कर गए। सही, तो ये दोनों कंडीशन है आपको समझ में आ गई पूरी, कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल सेम रहेंगी, पी सिस्टम कांस्टेंट रहेगा, और ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, तो ये ध्यान रखना है आपके लिए कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड थ्रू आउट द कोलिजन। चलिए अब बात कर लेते हैं हम फॉर्मूलेज की, जिसका हम इंतजार कर रहे थे। चलिए, हमारे सिस्टम में दो मासेस हैं, m1 इसकी स्पीड है u1, और दूसरा मास है m2 और इसकी स्पीड है u2। सही है, ये आपस में टकराए, कुछ शेप इनकी चेंज हुई, m1 m2 शेप चेंज हुई, इन्होंने अनडिफॉर्म किया, फिर से अपने डिफॉर्मेशन को रीस्टार्ट किया, अपनी शेप में आए, अपनी पुरानी वाली शेप में आ गए, m1 u2 m2, सही है, अपनी शेप में आ गए। उसके बाद इनकी कुछ वेलोसिटी चेंज हो गई, हमने u1 माना है, u1 u2, यहां पर मानेंगे v1 और v2, v1 v2। सही है, आगे बात समझ में, सही है सर। ये तो हमने इलास्टिक कोलिजन देख दिया, और हेड ऑन हेड है, ध्यान रखना हेड ऑन हेड, यानी कि सेंटर टू सेंटर टकरा रहे हैं। नंबर 1 हमने ये कहा कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड, कंजर्व्ड यानी कि पी सिस्टम, पी सिस्टम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, पी सिस्टम कांस्टेंट है, इसका मतलब है पी जो इनिशियल था वही हमारा फाइनल होगा। आगे बात समझ में, फाइनल होगा, इनिशियल इनिशियल होगा हमारे, इसका भी मोमेंटम होगा, क्या होगा, m1 u1 प्लस इस वाले का m2 u2। सही है, m2
U2 इक्वल्स टू क्या हो गया, देखो यहां से आ जाएगा हमारा बाद में फाइनल M1V1 प्लस M2V2, ये हो गया। हमने क्या कर दिया, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करा दिया, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करा दिया, सही है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा दो P इनिशियल और P फाइनल। P इनिशियल में दो सिस्टम है, दोनों के अलग अलग मोमेंटम लिखे, M1U1 प्लस M2V2 M2U2, इसीलिए फाइनल में दोनों मासेस हैं, अपना अपना मोमेंटम है M1V1 प्लस M2V2, सही है। ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है सर। अब यहां से देखो, यहां से हम M1 और M2 को अलग कर लेते हैं। यहां से देखो, यहां से यदि ये M1 है, इसको कॉमन लेते हैं तो यहां से U1 आ जाएगा, और देखो इसको इधर ले आते हैं, M1 को इधर लेके आते हैं तो V1 तो माइनस V1 हो जाएगा। इसी तरीके से इधर इधर से M2 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, देखो V2 आ गया माइनस माइनस, इधर ये वाली टर्म इधर चली जाएगी तो ये हो जाएगा U2, ये हो जाएगा U2, सही है, सही है। इसको हम फिलहाल इक्वेशन मान लेते हैं 1, इसको हम मान लेते हैं 1, इससे कुछ रिजल्ट निकालेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी ये कंडीशन है सर कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हमारे पास ये है, सही है। इनिशियल क्या होगी 1/2, मास m1 है, स्पीड u1 स्क्वायर है, u1 होगी प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर, फिर से फाइनल में क्या हो जाएगा 1/2 m1 वेलोसिटी v1 हो जाएगी प्लस 1/2 m2 v2। बताइए, ये बात किसी को समझ में नहीं आती है तो बताए, सही है। काइनेटिक एनर्जी को हमने इनिशियल और फाइनल सेम रख दिया और दोनों की कंडीशन हमने लिख ली। भाई इनिशियली क्या है, दो सिस्टम है, उसकी एक मास m1 है, उसकी स्पीड क्या है या वेलोसिटी क्या है u1 है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। इसी तरीके से मास 2 है, स्पीड u2 है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। फाइनल में जैसे ही हम गए, फाइनल में तो मास मास m1 है, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई v1 हुई तो v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर, सही है। अब यहां से देखो, यहां से हम m1 और m2 को देखते हैं किस तरीके से अरेंज करते हैं। m1 यानी 1/2 m1 कर लेते हैं, यहां से देखो, यहां से u1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये वाली टर्म इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर हो जाएगा, सही है। इसी तरीके से 1/2 m2 ये हो जाएगा v2 स्क्वायर, तो इधर ही रहेगा माइनस ये वाली टर्म इधर लेके जाओगे तो यहां से u2 स्क्वायर ये हो जाएगा। बताइए 1/2 से 1/2 कट गया। यहां देखो m1, देखो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, u1 प्लस v1, u1 माइनस v1, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला है भाई, ये है सर a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू a प्लस v और a माइनस v, इस तरीके से लिख सकते हैं, सही है, ठीक है। ये वाली हमने टर्म लिख दी। इसी तरीके से देखो 1/2 तो कट गया, m2 v2 माइनस v1, सॉरी ये है आपका v2 माइनस u2, v2 प्लस u2, वही टर्म हमने यहां लगा दी, वही टर्म हमने यहां लगा दी। इसको दे लेते हैं हम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2, सही है। अब देखो हमने इक्वेशन नंबर 1 क्या लगा ली थी, m1 u1 माइनस v1, m2 u2 माइनस v2, तो हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। देखो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, इक्वेशन 1 में हम ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं तो क्या है, इधर क्या है m1 u1 माइनस v1, यहां क्या आ जाएगा m1 u1 माइनस v1। इसी तरीके से इधर क्या आ जाएगा m2 u2 माइनस v2, u2 माइनस सॉरी v2 माइनस u2 ना, b2 माइनस u2, सही है, v2 माइनस u2। यहां से देखो, देखो m1 से तो m1 कैंसिल आउट हो गया,
u1 माइनस v1 ये घट गया, तो यहां क्या बचा, यहां बचा u1 प्लस v1 इक्वल्स टू, इसी तरीके से इधर देखोगे तो u2 कट गया, v2 माइनस u2, v2 माइनस u2 ये तो ये कट गया, ये बचा v2 माइनस सॉरी v2 प्लस u2, हमारे पास ये कंडीशन बची। उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद देखो हमारे पास कोई सिस्टम है, दो मासेस हैं, तो उसमें हम दोनों कंडीशन लगा सकते हैं। एक तो हम लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करा देंगे, बाकी हम इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को सेम रख लेंगे। इन दोनों को जब हमने मिक्स किया तो हमारे पास ये कंडीशन आई u1 प्लस v1 इक्वल टू u2 प्लस सॉरी v2 प्लस u2। अब इसको और अरेंज कर लेते हैं। देखो ये हो गया u1, u2 को इधर लेके आओ u2, v2 ये v1 इधर चला गया तो v1, u1 माइनस u2, v2 माइनस v1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको इस तरीके से देखेंगे। देखो इसको डिफाइन भी करते हैं हम, ये है हमारा u1 माइनस u2, ओके, v2 माइनस v1, ये हमारे पास रिजल्ट आया यदि हम दोनों को सॉल्व किया। अब आप एक चीज देखो, हमारे पास दो मास सिस्टम हो गए, सही है, यहां मास सिस्टम ये m1 हो गया, u1 u2 और m2 हो गया। टकराने के बाद हो गया हमारा m1 b1 और टकराने के बाद ये हो गया m2 b2, सही है, हमने यही कंडीशन देखी। अब देखो u1 माइनस u2, u1 माइनस u2, u1 माइनस u2, ये u है, u1 माइनस u2 क्या है, ये एक प्रकार की इन दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव वेलोसिटी है, क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, बताइए रिलेटिव वेलोसिटी u1 माइनस u2, u1 माइनस u2, u1 माइनस bu2 बिफोर कोलिजन से पहले। देखो ध्यान दो बिल्कुल, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, इसको लिख सकते हैं। इसको याद भी रखना है आपको, इस तरीके से याद ना रखो, हम इस तरीके से याद रखवाएंगे आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद रख सकते हो, ठीक है, लेकिन याद करने का तरीका सबसे बेस्ट हमारा ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, और ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। भाई हम क्या कर रहे हैं, b2 माइनस b1 कर रहे हैं, b2 माइनस b1 कर रहे हैं, ध्यान रखना है। इसमें पहले वाला u1 माइनस u2 आएगा, शुरुआत में रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन u1 माइनस u2, शुरुआत में u1 माइनस u2, बाद में हमारा m1 m2 है, कोलिजन हुआ तो v2 माइनस v1, ऐसा क्यों करते हैं। देखो यहाँ पर कोलिजन कब होगा, यदि u1 इज ग्रेटर देन u2, कोलिजन तभी होगा ना, पॉसिबल जो क्या है इसकी वेलोसिटी। अब सोचो इसकी वेलोसिटी कम हुई तो ये, और ये वेलोसिटी ज्यादा हुई तो ये तो कभी टकराएंगे ही नहीं ना, कभी नहीं टकराएंगे। तो कोलिजन की कंडीशन तो तभी होने की ना जब u1 बड़ा हो और u2 छोटा हो। तो हमने शुरुआत में जब रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन ली तो u1 माइनस u2, क्योंकि u1 बड़ा है। बाद में क्या है, जब ये टकराते हैं तो अपनी वेलोसिटी को थोड़ा सा इस वेलोसिटी को इसको दे देता है, ये या तो ये जीरो में आ जाएगा या तो फिर ये जीरो में आ जाएगा, कुछ ऐसी कंडीशन होगी कि v2 ज्यादा हो जाता है, तो यहां पर हम ये मान के चलते हैं कि v2 रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या है, v2 माइनस v1। भाई ये टकराएगा तो अपना मोमेंटम ये खोएगा, तो ये जो अपना मोमेंटम अपना खोएगा तो किसको देगा, दूसरे को देगा ना, क्योंकि सिस्टम का तो मोमेंटम कांस्टेंट रखना है, तो अपने मोमेंटम को दूसरे को दे देगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम v2 माइनस v1 करते हैं। तो ये याद रखना है आपको, इस तरीके से याद रखिए कि रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन सेम रहेंगी। रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, सही है, कर लोगे। अब इनका नाम चेंज कर दिया गया है, कभी कभी दूसरे नाम से आ जाते हैं। ये किस तरीके से, ये आ जाते हैं हमारे, इसको हम बोल देते हैं हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन।
वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इस नाम से भी आ सकता है आपके सामने। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब है v1 और v2 एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं ना भाई, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो अप्रोच कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दूसरी कंडीशन में टकराने के बाद दूर दूर जाएंगे, टकराने के बाद दूर दूर जाएंगे, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो लास्ट में हमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो हमें यह भी याद रखना है कि भाई हमारे पास कंडीशन इस तरीके से भी आ सकती है, इस तरीके से भी आ सकती है, ध्यान रखना है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सही है, आगे बात समझ में मेरी बात, किस तरीके से हमने ये चीजें लिखी। अब हो सकता है बच्चे इस फॉर्मूले को भूल जाए, लेकिन ये चीज ध्यान में रहेगी कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन सेम रहती है, या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला बन जाएगा और इसको यूज करेंगे, इसको हम यूज करेंगे। तो इस सभी को आप नोट डाउन करोगे। अब करते हैं हम क्वेश्चन कुछ, सही है, कुछ क्वेश्चन करते हैं और उसके बेसिस पे हम देखते हैं किस तरीके से चीजें चल रही हैं। हो गया, नोट डाउन हो गया। चलिए तो आप इस बार करिए, एक क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, कुछ एग्जांपल लेंगे बढ़िया बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए हमारे पास एक मास है, मास है हमारे पास ये 2 kg का, और दूसरा मास है हमारे पास 4 kg का मास है, सही। अब इसकी स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकंड है, और इसकी स्पीड है आपकी 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, सही है। ये m1 हो गया और m2 हो गया। हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है, सही है, ये कंडीशन दे रखी है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द वेलोसिटी, velocities of m1 and m2, m1 and m2 after collision, after collision, after collision, सही है। कीजिए, निकालिए, सभी बच्चे निकालेंगे, सभी बच्चे निकालेंगे। चलिए, आवाज आ रही है, साफ दिख रहा है। कीजिए क्वेश्चन, मैं चेक करता हूं। चलिए कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे सर। हमने क्या किया, हमने क्या कि हमारे पास एक कंडीशन तो है, यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। या तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हो, पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराओ, फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, सारी चीजें लिखो। यदि हमने डायरेक्ट लिख लिया कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है u1 माइनस u2, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1। u1 क्या है, u1 हो जाएगा 4 माइनस u2 क्या है, u2 हो जाएगा 2 इक्वल टू v2 माइनस v1, क्योंकि यही तो निकालना है हमें। तो ये हो जाएगा, यहां से देखो, यहां से v2 माइनस v1 इक्वल टू 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 2। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, दूसरी इक्वेशन आएगी, हम मोमेंटम कंजर्व करा दो, फाइनल इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम। तो कैसे करेंगे, ये हो जाता है सर m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2, ये कर लेते हैं, सही है। m1 क्या है आपका 4, कितना 2 kg, स्पीड कितनी है 4, ये हो जाएगा 4 kg, स्पीड 2, ये हो जाएगा 2v1 प्लस 4v2, ओके। ये कितना हो जाएगा, देखो 8 और 8 16, 16 हो गया। ये 2v1 प्लस 4v2, देखो यहां से 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 इक्वल टू v1 प्लस 2v2, 2v2, ये इक्वेशन 2 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब यहां से देखो, इक्वेशन इसको और इसको जोड़ते हो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ते हो, तो माइनस v1 और प्लस v1 ये तो कट जाएगा, v2 प्लस 2v2 इधर आ जाएगा 3v2, 3v2, दोनों जोड़ रहे हो, ये 8 और 2 10,
तो यहां से V2 निकालोगे तो V2 आ जाएगा 10/3 मीटर पर सेकंड। सही है, हो जाएगा, बताइए। यहां से V2 निकल गया भाई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने सॉल्व किया है, सिंपल दोनों को जोड़ दिया है। जोड़ेंगे तो V माइनस V1 और प्लस V1 तो कट जाएगा। यहाँ V2 है और 2V2 3V2 हो जाएगा। और 8 + 2 10 हो जाएगा। तो V2 की वैल्यू आ गई 10/3 मीटर पर सेकंड। अब इसी तरीके से क्या निकालेंगे भाई, V2 सॉरी V1 निकाल लेंगे। कहां निकालना है, चलिए यहां लिख लेते हैं, ठीक है, ये लिख लिया। V2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसकी इक्वेशन में रख देता है V2 माइनस V1 = 2। तो यहां से V1 क्या निकलेगा, V1 को उधर ले जाओ, V2 और 2 इधर आ जाएगा। देखो माइनस V1 इधर ले गए तो V1 हो गया, और ये 2 को इधर ले आए तो V2 माइनस 2 V1 = V2 माइनस 2। तो V2 क्या है, V2 10/3 है, माइनस 2 है, तो ये हो जाएगा, एलसीएम लोगे 3 × 2 6 6/3, ये हो जाएगा 4/3 मीटर पर सेकंड। बताइए दोनों की स्पीड निकल गई। आफ्टर कोलिजन V1 आया आपका 4/3 मीटर पर सेकंड। V2 क्या है हमारा 10/3 मीटर पर सेकंड। भाई वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड तो आ गया, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन सिंपल क्या है, हमने मानी जो डायरेक्शन है वो राइटवर्ड पॉजिटिव मानते हैं, यानी कि प्लस एक्स डायरेक्शन में, ये वाला देखो, ये प्लस एक्स में पॉजिटिव और ये माइनस एक्स में नेगेटिव। सही है, तो पॉजिटिव आई है, हमने पॉजिटिव जब प्लस एक्स में डायरेक्शन लिया और दोनों पॉजिटिव आई है तो ये किधर होगी, टूवर्ड द राइट। यदि कोई वैल्यू नेगेटिव आती, कोई इनमें से वैल्यू नेगेटिव आती तो कह देते कि इसकी डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है। क्या है, लेफ्ट की तरफ है। हो जाएगा, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कंडीशन दे रखी है हमारे पास, देखो हमारे पास मास m1 है, इसको 1 kg मान लिया, सही है, इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। दूसरा मास है m2, 2 kg है इसका मास, इसकी स्पीड जो है u2 है 0, यानी कि रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है। सही है, वही कंडीशन हमें निकालनी है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच मास आफ्टर कोलिजन निकालिए, आफ्टर कोलिजन। सही, कीजिए, सिंपल है। कैसे करोगे भाई, किस तरीके से, पहले तो सर हम लगा लेंगे कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। पहले ये कंडीशन लगा लेंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होती है हमारी सर, u1 माइनस u2, ये होता है v2 माइनस v1। ओके, v2 माइनस v1। u1 क्या है 2 मीटर, u2 क्या है 0, और ये हो जाएगा v2 माइनस v1। तो यहां से हमारे पास v2 माइनस v1 क्या आ जाएगा 2, इक्वेशन नंबर 1। सही है, अब क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे हम इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये तो करते हैं। ओके, देखो यहाँ वैल्यू रखो, m1 क्या है हमारा 1 kg है, u1 2 है, प्लस m2 2 kg है, u2 क्या है 0, प्लस m1 1 हो जाएगा, v1 हो जाएगा, प्लस m2 2 हो जाएगा, 2v2। सही है, यहां से ये 0 हो गया, ये 2 आ गया, ये भी 2 के बराबर है, 2v1 प्लस 2v2, ये इक्वेशन 2 आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ोगे तो ये माइनस v1 है, इसमें v1 है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। v2 प्लस 2v2, देखो 2v2 प्लस v2, ये हो जाएगा 3v2। ओके, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, यहां से v2 आ गया आपके पास 4/3 मीटर पर सेकेंड है। पॉजिटिव में वैल्यू आई है तो किधर होगी, वैल्यू होगी हमारी इधर,
यानी कि राइट की तरफ। ओके, अब हम निकाल लेते हैं v1। यहां से v1 निकालोगे तो v1 इधर ले जाओगे पॉजिटिव, v2 माइनस टू, भाई 2 इधर लाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। v2 क्या है, v2 है हमारा 4/3 माइनस 2। अब देखो ये 3 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे, एलसीएम ले रहे हो तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6/3, ये हो जाएगा -2/3, -2/3 मीटर पर सेकंड। ये सर इसमें तो माइनस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, माइनस है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, लेफ्ट में होगी, बस यही तो करना है। माइनस है तो हमारी लेफ्ट में डायरेक्शन हो जाएगी, लेफ्ट में। सही है, बताइए कोई समस्या परेशानी, कर लोगे, हो जाएगी, बताइए आगे चलिए। अब हम नेक्स्ट डिफाइन करते हैं। देखो हमारे पास क्या था, हमने ये देखा कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी हम बार बार ये लिख रहे हैं, हम इस बार लिख लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, और ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। सही है, हमने ये देखा। अब हमने ये देखा कि सर ये तो सेम है, ये दोनों बराबर हैं। हमने पहला देखा इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन जब देख रहे हैं तो ये दोनों बराबर है। अब यदि हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को लाते हैं पिक्चर में, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन, ओके, हमने ये देखा कि ये ई से डिनोट होता है, ई से डिनोट होता है, और इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। सही है, अब इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। और क्या कर सकते हैं सर, और ये कर सकते हैं सर, इसका जो नाम दूसरा है आपने दिया है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन को, आपने बोला है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन, और वेलोसिटी इसको बोला है सर आपने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच। सही है, इनकी जो ई है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या, अप्रोच। सही, सही है, हो जाएगा, फॉर्मूला याद कर लोगे। अब देखो हमने एक चीज कही थी आपसे कि इलास्टिक कोलिजन में, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक, सॉरी इलास्टिक कोलिजन चल रहा है ना, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में ई क्या हो जाएगा, देखो ई की वैल्यू हमने देखी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। चलिए देख लेते हैं। यदि हमने लास्ट कोलिजन जब देखा तो हमने क्या लिखा था, u1 माइनस u2 फॉर्मूला से निकाला था v1 v2 माइनस v1, इसी को बोला था हमने क्या, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी, इसको बोला था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसको बोला था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये तो बराबर है सर, बराबर है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर है,
यदि हमने इलास्टिक कोलिजन देख रहे हैं, सॉरी इलास्टिक कोलिजन देख रहे हैं, तो ये दोनों बराबर है। यानी कि हमने देखा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या कहलाता है, v2 माइनस v1। फॉर्मूले की बात करें तो ये हो जाएगा u1 माइनस u2। तो जब भी आप यानी कि जब भी आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन रखोगे तो फॉर्मूला ये रहेगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, फॉर्मूला हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन v1 माइनस u1 माइनस u2। v2 माइनस v1 u1 माइनस u2 किस तरीके से याद रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हमने देखा कि सर इलास्टिक कोलिजन में ये दोनों तो सेम रहते हैं, इलास्टिक कोलिजन में ये दोनों तो सेम रहते हैं। जब ये ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है, ये दोनों सेम है, तो वैल्यू 1 आ जाएगी, ई की वैल्यू 1 आ जाएगी, ई की वैल्यू 1 आ जाएगी। और यही तो हमने देखा था कि हमने जब कैटेगराइज किया था, हमने कोलिजन को जब कैटेगराइज किया था, टाइप ऑफ कोलिजन देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो हमने देखा था कि इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, 1 है। तो 1 ही तो आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 ही तो आ रहा है, समझ रहे हो क्या आ रहा है, 1 ही तो आ रहा है। समझ गए बात आई समझ में नहीं भाई? 1 क्यों आया? इलास्टिक कोलिजन में हमारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है। फॉर्मूला ऑफ इलास्टिक कोलिजन है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अभी इलास्टिक कोलिजन में दोनों सेम रहते हैं, तो वैल्यू 1 आ गई, वैल्यू 1 आ गई। हम यही तो बात कर रहे थे। और फॉर्मूला हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। हमेशा याद रखना है, ये फॉर्मूला लगाएंगे आगे, सही है। चलिए अब कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं हम। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं हमारे इलास्टिक कोलिजन में, तो वहां वेलोसिटी आपको ध्यान रखनी है। देखो हमारे पास दो सिस्टम है, दो मास है, एक m1 मास है, इसकी स्पीड u1 है, दूसरा है m2, इसकी स्पीड u2 है। आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, m1 स्पीड हो गई v1 और m2 स्पीड हो गई v2। अब ये मासेस कुछ भी हो सकते हैं, हम ये देखेंगे। फिलहाल हम कुछ स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस और इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, बहुत काम आएंगे। इसको देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखने हैं आपको। ये नहीं याद रखोगे तो बाद में आप फिर शुरू से सारी चीजें लगाने लग जाना और एग्जाम में आपका टाइम यूं ही निकल जाएगा। चलिए पहले तो एक बड़ा लंबा चौड़ा मैं फॉर्मूला आपको दूंगा, उसका हम यूज करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले है v1, वेलोसिटी ऑफ m1 आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ m1 आफ्टर कोलिजन है v1। v1 का फॉर्मूला आता है हमारे पास m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। देखो चॉइस है आपके पास इसे फॉर्मूला को क्या याद रखने की, सही है। और नहीं भी याद रखोगे तो चीजें फिर भी आप बेसिक से कर रहोगे, लेकिन इससे करोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। देखो यहां से और भी चीजें देखते हैं। ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 और u2। जब v1 निकालोगे तो ये फॉर्मूला है v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2। इसी तरीके से हम निकालेंगे v2 कैसे निकालेंगे, v2 इस बार देखो m1 पहले लिया है, v2 निकाल ले हो तो m2 पहले ले लेंगे, माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो जाएगा u2, इसमें पहले u1 आया था, v1 के साथ u1 आया था, तो अब u2 आ गया प्लस 2, इसमें m2 आया था तो इसमें m1 आ जाएगा, 2m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 u1। सही कि सर ये क्या बता दिया, इतने लंबे चौड़े फॉर्मूले कौन याद रखेगा, हम तो वही लगा लेंगे v1 अपॉन, हाँ लगा लीजिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे हम कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूले हो सकता है आप कोशिश करना है याद करने की किस तरीके से चीजें आती हैं, और हम इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से चीजें आसान हो जाती हैं। देखिए पहला हम केस लेते हैं 1, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल भी देखेंगे हम इसके साथ। केस 1 है, जैसे कि हमने एक चीज देखी, हम ये देख रहे हैं कि दोनों के मास सिस्टम
ये M1 और M2, M1 और M2, सही है। और यदि M1 इक्वल टू M2 दोनों मासेस बराबर हो जाए और M के बराबर रख दो, केस 1 है, ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो मासेस हैं M1 और M2, स्पीड हो सकती है U1 क्या U1 U2, U1 U2 बाद में टकराए, ये M है, ये भी M है, M1 M2 दोनों बराबर हैं, ये V1 हो गया और ये V2 हो गया, सही है। ध्यान रखना, हमने क्या करा कि बोथ मासेस आर सेम, बोथ मासेस आर सेम, दोनों सेम मासेस है, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M मान लिया हमने। अब रखो उसी इक्वेशन में हम V1 निकालने की कोशिश करते हैं। V1 क्या है? V1 है सर हमारे पास M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस 2M2 M1 प्लस M2 U2। वैल्यू रखिए, V1 कितना निकलेगा? देखो दोनों बराबर हैं, M1 माइनस M2 जीरो हो जाएगा, ये तो ये टर्म जीरो होनी है, जीरो हो जाएगी ये टर्म, प्लस देखो ये हो जाएगा 2M2 की जगह पे M और नीचे M प्लस M, M प्लस M, ये हो जाएगा U2। V1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई ये 2M, M प्लस M 2M, 2M से 2M कैंसिल हो जाएगा, U2 हो जाएगा। V1 इक्वल टू U2। यहां से देखो क्या हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है, देखो हमारे पास U1 U2 है, M1 M2 है, जो वेलोसिटी V1 आई है और V2 आई। यहां से हम ये देख रहे हैं कि जो V1 आई है, ये वाली V1, इसने ये वाली वेलोसिटी ले ली। देखो ध्यान देखो, M1 ने इस वाले की वेलोसिटी ले ली U2 के बराबर। V1 क्या हो गया? V1 हमारा V2 के बराबर आया है, V1 बराबर V2, यानी कि आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन पहले वाले ने वेलोसिटी ले ली इसकी, पहले यानी कि M1 ने वेलोसिटी इसकी ले ली। V2 निकालने की कोशिश करते हैं, इसी तरीके से हम V2 निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए यहां देख लेते हैं, तो V2 निकालते हैं। देखो V2 क्या होता है हमारा? ये होता है सर M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 U2 प्लस 2M1 अपॉन M1 प्लस M2, ये हो जाएगा, और U1। अब देखो V2 निकाल रहे हो, दोनों बराबर हैं तो ये टर्म तो पूरी जीरो होनी है, M1 प्लस M2 2M हो जाएगा, ये M हो जाएगा। देखो M1 और M2 क्या है? M के बराबर रख दिए, तो ये 2M हो जाएगा और नीचे M प्लस M 2M हो जाएगा, तो ये U1 आ जाएगा, U1 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है भाई? ये वाली वेलोसिटी U2, इसने वेलोसिटी ले ली हमारी इसकी, U1 के बराबर आ गई ना भाई, इसकी वेलोसिटी आ गई हमारी U1 के बराबर। यानी कि जब दोनों के मासेस हमने सेम रखे इलास्टिक कोलिजन में, ध्यान रखना है सारी वैल्यू हम इलास्टिक कोलिजन में कर रहे हैं, हमारा आज का पूरा टॉपिक इलास्टिक कोलिजन से है। तो हमने इलास्टिक कोलिजन में देखा कि दोनों मासेस बराबर हैं, जब वो टकराए तो M1 की वेलोसिटी U2 के बराबर हो, M2 के बराबर हो गई, और M2 की वेलोसिटी U1 के बराबर होगी, यानी कि आफ्टर कोलिजन इन्होंने वेलोसिटी को एक्सचेंज कर दिया, वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लिया। मतलब एक सिस्टम U1 से जा रहा है, एक U2 से जा रहा है, आफ्टर कोलिजन ये वाला सिस्टम इसकी वेलोसिटी से जाएगा और इसका ये वाला सिस्टम, ये वाला मास इसकी वेलोसिटी से जाएगा। यही तो कह रहा है भाई, यही तो कह रहा है। V1 U1 के बराबर आ रहा है, U2 के बराबर आ रहा है, V1 U2 के बराबर आ रहा है, और V2 क्या है? U1 के बराबर आ रहा है, यानी कि वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी एक्सचेंज होगी। और जब ये ध्यान रखना है आपको, जब इफ, और ध्यान रखना इन इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, इन इलास्टिक कोलिजन, सॉरी इन इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है। यदि हमारे M1 इक्वल टू M2 बराबर M है, यदि ये कंडीशन आती है तो वेलोसिटी, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो, कह सकते हो या इंटरचेंज हो जाती है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो सही है। हमारे पास ये M1 है, ठीक है, सॉरी हमारे पास ये एक M है, दूसरा मास है M, दोनों के मास सिस्टम है। अब
ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये हमारा 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच मास आफ्टर कोलिजन। सही है। यदि आपने ये सिस्टम पढ़ा है, स्पेशल केस पढ़ा है, तो आप क्या कर दोगे सर, इसकी वेलोसिटी ये वाली हो जाएगी, यानी कि v1 क्या हो जाएगा, इसकी आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी जो होगी वो ये वाले की वेलोसिटी हो जाएगी 4m मीटर पर सेकंड, और दूसरे वाले की ये वाली हो जाएगी, यानी कि एक दूसरे से स्पीड को एक्सचेंज कर देंगे, ये वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हो। यही तो फायदा होगा स्पेशल केस से। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच मासेस ऑफ द आफ्टर कोलिजन, यानी कि वेलोसिटी एक्सचेंज कर दो बस। इसकी 2 है तो इसकी 4 है, तो बाद में क्या हो जाएगी, बाद में हो जाएगी m1, यानी कि जो m है इसकी 4 मीटर पर सेकंड और इस वाले की 2 मीटर पर सेकंड। आगे बात समझ में, देखो कितना यूज होगा। सही है। बाद में जब स्पेशल केसेस आएंगे, जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो इनको डायरेक्ट यूज करेंगे कि सर मजा नहीं आ रहा है, आपने ये डायरेक्ट लिख तो दिया कि हम कैसे माने कि ये इतना ही आएगा। देखा नहीं हमने फॉर्मूले स्पेशल केस में वैल्यू रखी और हमने आंसर आ गया कि वो जो फॉर्मूले वो सच थे या नहीं सच थे, हमें क्या पता। चलो देख लेते हैं, बेसिक से कर लेते हैं। बेसिक से करेंगे सर, हम ये करते हैं कि इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है तो u1 माइनस u2 v2 माइनस v1 है, ये तो हमने बताया प्रूफ करके। लीनियर यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हमने काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करा दिया। ठीक है। u1 क्या है, 4 है, सॉरी 2 है, u2 4 है, v2 माइनस v1, तो v2 माइनस v1 आ गया हमारे पास 2, सॉरी माइनस 2, v2 माइनस v1 क्या आ गया हमारे पास, माइनस 2 आ गया। और क्या देखते हैं, और चलिए हमने कुछ इसमें वैल्यू का चेंज ले लिया ना, चलो करते हैं, देखते हैं फिलहाल ना। और हमने देख दिया कि हमारे पास लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराते हैं। देखो इसमें क्या दिक्कत आएगी, क्योंकि दोनों मासेस सेम है और इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कोलिजन होगा ही नहीं कोलिजन। पर देखते हैं, यदि हम ये सिस्टम लगा देते हैं, यदि स्पीड कोलिजन हो रहा है, तो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो मान लो इसको 4 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, कोलिजन होगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, हमारा मेन मुद्दा वही है कि वो चेंज हो जाएगी। चलिए यह देखते हैं। तो शुरुआत में क्या है, m है, स्पीड 2 है, प्लस m इंटू 4 है, बराबर m इंटू v1 है, प्लस m इंटू v2 है। तो ये तो mm, ये हो जाएगा 2m, ये हो जाएगा आपका 6m, और ये हो जाएगा आपका m बाहर निकल जाएगा, v1 प्लस v2, m से m कट गया, यानी कि v1 प्लस v2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 6। ठीक है। तो इस पर ध्यान मत दो कि ये कोलिजन हो रहा है नहीं हो रहा, हो सकता है ये वाली वेलोसिटी इधर हो, भाई इसकी स्पीड इधर है, इसकी स्पीड इधर हो सकता है इसकी स्पीड इधर हो, दोनों टकरा जाए, इस तरीके से टकरा जाए, तो स्पीड का सॉरी वेलोसिटी की डायरेक्शन का तो हम बाद में मालूम कर लेंगे। चलिए ये दोनों कंडीशन आ गई, हमारे पास दो इक्वेशन 2 आ गई, इन दोनों को सॉल्व करो। देखो ये इस वाली को और इस वाली को जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस v1 और माइनस v1 तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2v2 माइनस 2 प्लस 6, ये 4 हो जाएगा, और v2 क्या आ गया आपका 2 मीटर पर सेकंड। v2 क्या आ गया, v2 2 मीटर पर सेकंड आया ना, आया, यही तो निकाला था, v2 2 मीटर पर सेकंड। अब v2 की वैल्यू यहां रख दो, v2 की वैल्यू 2 माइनस v1 इक्वल टू 2 माइनस 2, तो ये इधर जाएगा, v1 हो जाएगा, माइनस 2 इधर जाएगा, तो 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी एक्सचेंज ही तो हो गई, वेलोसिटी एक्सचेंज होगी। देखो हमने बेसिक से निकाला तब भी वेलोसिटी इतनी आ रही है, और डायरेक्ट हमने स्पेशल केस लगाया तो वेलोसिटी इंटरचेंज होगी, एक्सचेंज होगी, उन्होंने वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लिया। इसी तरीके से याद रखना है कि जब भी हम दो समान, यानी कि जब भी दोनों सिस्टम, दोनों मासेस के मास सेम हो, दोनों मासेस के मास सेम हो, तो टकराने के बाद वो अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेते हैं, वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेते हैं। इस तरीके से याद रखोगे बेस्ट रहेगा। ठीक। अब कोई बच्चे कहेंगे, यहाँ दिमाग लगाएंगे कि सर ये तो टकरा ही नहीं रहा, अब हो सकता है ये वाली वेलोसिटी यार इधर हो सकता है ना ये इधर मूव कर रहा हो 4 मीटर पर सेकंड से, तब तो टकराएंगे ना, तो भी फिलहाल वो चीज ध्यान नहीं देनी है, वो चीज ध्यान नहीं देनी है कि भाई ये तो इस तरीके से टकराते हैं यार, कोई जरूरी थोड़ा ही। चलिए, और डायरेक्शन उसी हिसाब से होगी,
डायरेक्शन उसी हिसाब से होगी। मान लो इसने इसकी वेलोसिटी ली है, इसने इसकी वेलोसिटी ली है, तो वो इधर मूव कर जाएगा, वो इधर मूव कर जाएगा, तो वेलोसिटी चेंज और डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मेन काम था हमारा ये समझाना कि किस तरीके से काम करते हैं। सही है कि यदि दोनों के मासेस सिस्टम सेम है, मास दोनों के मासेस सेम है, तो स्पीड यानी कि वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। अब केस 2 ले लेते हैं, केस 2 ले लेते हैं। सही है, केस 2 में क्या है, यदि m1 बहुत ज्यादा है m2 से, m1 m2 से ज्यादा है, जैसे जैसे हमारे पास दो सिस्टम है, एक ये मान लीजिए, प्रैक्टिकल लेते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल लेते हैं। ये m1 है, ये ट्रक है, मान लीजिए इसकी स्पीड है u1, ये ट्रक हो गया, उसका मास बहुत ज्यादा होता है भाई, ट्रक हो गया, ट्रक हो गया। सही है, ट्रक हो गया, ट्रक हो गया, काफी हैवी मास होता है, बहुत बड़ा भी होता है। तो हमने मान लिया उसका मास m1 है, स्पीड u1 से वो स्पीड क्या कर रहा है, हमारा मूव कर रहा है। अब उसके सामने एक छोटी सी साइकिल को रख लिया जाए, छोटी सी एक साइकिल बाइसिकल रख दी हमने इस तरीके से। सही है, एक साइकिल रख दी, उसका मास है m2 और वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे है। तो एक क्या हो गया हमारा m1, देखो ट्रक है और साइकिल के केस में m1 बहुत ज्यादा है, m1 बहुत ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि सर m2 तो टेंस टू 0 हो जाएगा। यदि m1 बहुत ही ज्यादा है तो हम m2 को 0 मान सकते हैं। भाई एक ट्रक है और एक साइकिल है, एक ट्रक है और एक साइकिल है, तो m2 बहुत ज्यादा है, m1 बहुत कम है। और क्या है, हमारा m2 जो है वो रेस्ट में है, रेस्ट में है। जैसे ये कैसे एक प्रैक्टिकल कंडीशन है, भाई एक रोड पे खड़े हो आप साइकिल लेके, एक साइकिल लेके रोड पे खड़े हो और रोड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो, बस जस्ट खड़े हो, सामने से ट्रक आ रहा है, उसका तो मास काफी ज्यादा है भाई। अब सोचो, देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे किसी के साथ नहीं होना चाहिए कि जैसे आप खड़े हो और ट्रक आया आपसे टकरा गया, आपसे टकरा गया, तो आपका मास बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, ट्रक का मास बहुत ज्यादा है, तो आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, हम ये कंडीशन देखेंगे क्या होगा। देखो ऐसी कंडीशन, यदि ट्रक हो गया और एक आपकी साइकिल होगी, आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है, हो सकता है देखो साइकिल टूट जाएगी, उतना नुकसान हम झेल सकते हैं, ठीक है, आपको नहीं कुछ होना चाहिए। तो हमने देखा कि सर साइकिल का मास बहुत कम है, आप खड़े हो, रेस्ट में हो, एक ट्रक आ रहा है u1 स्पीड से, उसका मास बहुत ज्यादा है, तो हमने ये स्पेशल केस 2 ले लिया कि m1 इज मच 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 ग्रेटर देन m2, तो हमने m2 को 0 के बराबर रख लिया और हमने m2 को रेस्ट में रख लिया। अब देखो स्पेशल कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं, स्पेशल हम कंडीशन, तो जो हम v1 निकालेंगे, देखो v1 क्या आएगा, v1 आएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, u1 प्लस 2m2, m1 प्लस m2 और u2। सही है, v1 निकाल रहे हो, v1 निकालोगे, देखो m1 बहुत ज्यादा है, m2 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 2 भी 0 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा m1, नीचे भी m1 बचेगा इंटू u1 प्लस, देखो u2 तो 0 ही है, हम रेस्ट में मान रहे हैं इसको, भाई u2 तो 0 ही है, u2 तो 0 है, u2 0 है क्योंकि हम इसको रेस्ट पे मान रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा। यहां से देखोगे v1 इक्वल टू u1, v1 इक्वल टू u1, यानी कि ट्रक जितनी स्पीड से आ रहा है उतनी स्पीड से चला जाएगा टकराने के बाद। देखो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है भाई, यानी कि ट्रक की वेलोसिटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रक आएगा और चला जाएगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ध्यान दो, आप यदि साइकिल लेके रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रक सामने से आ रहा है, तो कोशिश करो दूर ही रहो, नहीं तो वही वाली बात हो जाएगी, मेरा क्या जाता। सही है, उसका कुछ नहीं जाएगा, जाएगा आपका सब कुछ। सही है, हमने ये देखा कि भाई ट्रक जितनी स्पीड से आ रहा था उतनी स्पीड से चला गया। ट्रक के साथ तो देख लिया, ट्रक के साथ क्या हुआ, ट्रक के साथ कुछ भी नहीं हुआ, ट्रक के साथ कुछ भी नहीं हुआ, जितनी स्पीड से आ रहा था उतनी स्पीड से चला गया। अब आपके साथ देख लेते हैं, आपकी साइकिल के साथ, आपके साथ नहीं, आपकी साइकिल के साथ क्या होगा, तो v2 कितनी स्पीड से भाई, ये m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, u2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। देखो v2 निकाल रहे हो, u2 तो 0 है, तो ये टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी, प्लस 2m1 2m1
देखो यहां से 2m1 कर रहे हो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v2 m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2 2m1 लिखते हैं। ओके हाँ सही है, ये सही है। तो ये हो जाएगा 2m1 क्या है भाई, m1 तो बहुत बड़ा है, तो ये तो m1 हो गया। m2 जीरो कर रहे हैं ना, m2 जीरो के बराबर हो गया, अप्रोचेस टू जीरो, तो ये हो जाएगा m1 और u1, तो ये हो जाएगा v2 इक्वल टू, देखो यहां से m1 से m कट गया, ये हो गया 2 और u1, 2 और u1। यहां से देखो, देखो यहां से क्या आ रहा है कि जब आप रेस्ट में थे आपकी वेलोसिटी है ये, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन होने के बाद वेलोसिटी है आपकी, जब कोलिजन होने के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2 टाइम्स ऑफ u1 यानी कि ट्रक की स्पीड, मान लो ट्रक की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 40 mph, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर है, तो आप टकराने के बाद उससे 80 किलोमीटर की स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूर जाओगे। यानी कि जितनी स्पीड से आपको टक्कर लगी, यानी कि जितनी स्पीड से ट्रक आ रहा था उसकी दुगनी स्पीड से आप दूर फेंक दिए जाओगे, उसकी दुगनी स्पीड से दूर फेंक दिए जाओगे। तो कितना खतरनाक एक्सीडेंट होगा, समझ रहे हो। आपकी साइकिल क्या करेगी, यानी कि जितना ट्रक आ रहा है उसकी दुगनी स्पीड लेके बहुत दूर जाके गिरेगी, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होगा, समझ रहे हो। यानी कि U2 क्या है, 2u1, U2 क्या है 2u1, सही है। ये स्पेशल का समझ में आया, आया नहीं आया बताइए, आया। चलिए अब हम लेते हैं केस 2, केस 3, केस 3 लेते हैं, सही है। अब मान लीजिए हमारे पास एक ये मास है m1 है, इसकी स्पीड है u, और एक बॉल है, एक ये बॉल है बहुत बड़ी है बॉल है, तो ये इसका मास है m2 और ये है रेस्ट पर, यानी कि आप आ रहे हो, छोटा सा मास है आपका और एक बॉल से टकरा जाते हो, दीवार से टकरा जाते हो। जब देखो इसमें आपका क्या होगा और दीवार का क्या होगा, आपका क्या होगा और दीवार का क्या होगा। यानी कि आपकी स्पीड, आपका मास है m1 और स्पीड है u1, स्पीड है u1, और m2 वॉल है इसका मास है m2 और ये रेस्ट पर है, यानी कि u2 जीरो है, u2 जीरो है। तो ये कंडीशन देखते हैं, केस 3 है, ये कौन सा है हमारा, केस 3 है ना। हमारा केस 1 और केस 2 हो गया, ये केस 2 हो गया और केस 3 ये लास्ट केस है, सही है। इस तरीके से देखिए हम करते हैं m1, इसकी स्पीड निकालते हैं आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो जाएगा u1 प्लस 2m2 m1 प्लस m2 u2। अब देखो ये मास है, ये बॉल है, बहुत बड़ी बॉल है या दीवार है, और एक आप छोटा सा मास है m1, तो हम ये कह सकते हैं कि जो m2 है मच ग्रेटर देन m1 है, तो हम m1 को टेंस टू जीरो यानी नेगलेक्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, नेगलेक्ट कर लेंगे, कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मास बहुत ज्यादा है, m2 बहुत ज्यादा है m1 से, तो m1 नेगलेक्ट, यानी कि ये इसका मास इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो नेगलेक्ट कर लेंगे। यहां से देखो v2 क्या आएगा, v2 निकाल लें, v1 निकाल लें, p1 निकाल लें, v1 निकाल लें, तो v1 क्या आएगा, देखो m1 तो जीरो है, तो ये हो जाएगा माइनस m2, ओके, और नीचे ये जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m2 u1 प्लस u2 तो जीरो है क्योंकि वो रेस्ट में है, ये जीरो हो जाएगा। यहां से देखो, यहां से v1 इक्वल टू माइनस u1, यानी कि जितनी स्पीड से आप जा रहे थे कोलिजन के बाद उतनी ही स्पीड से आप वापस आ जाओगे अपोजिट डायरेक्शन में ना, उतनी ही स्पीड से वापस आ जाओगे, टकराने के बाद उतनी ही स्पीड से वापस आ जाओगे, यही तो कह रहा है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ m1 आफ्टर द कोलिजन इज माइनस ऑफ इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि माइनस ऑफ दैट, यानी कि पहले आप इतनी स्पीड से 4 किलोमीटर पर सेकंड से 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहे थे, टकराए, उतनी ही स्पीड से आप वापस आ जाओगे, उतनी ही स्पीड से आप वापस आ जाओगे, यही तो कह रहा है। और देख लेते हैं हम v2 के साथ कि सर वॉल के साथ क्या हुआ। देखो v2 निकालोगे तो v2 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो ये वाले फॉर्मूले इतनी बार लिख लेंगे कि
हमको रट जाए 2m1 m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा u1। देखो v2 निकाल रहे हो, m1 तो जीरो है, ये वाली टर्म जीरो, ये वाली टर्म जीरो, तो ऊपर बचेगा m2 अपॉन m2, तो ये तो 1 हो गया। u2 तो जीरो ही है ना, u2 जीरो है, इसीलिए ये देख लेते हैं नीचे, ये वाली वैल्यू जीरो, जब ये वाली वैल्यू जीरो तो ये भी जीरो है, तो यानी कि v2 जीरो रहेगा। यानी कि यार सपोज करो बॉल है, दीवार है, दीवार थोड़ी चली जाएगी आपके टकराने से दूर, अब कौन सा वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, तो यही वो बता रहा है। यानी कि आफ्टर कोलिजन वॉल जो है उसकी स्पीड जीरो रहेगी, यानी स्पीड जीरो रहने का मतलब वो रेस्ट में ही रहेगी। आप टकराए किसी दीवार से, तो आपने क्या किया, आप टकरा के वापस आ गए, वॉल को कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, देखो प्रैक्टिकली समझो कि आप दौड़ते दौड़ते गए, एक दीवार से टकराए और वापस आ गए, दीवार का कुछ हुआ क्या? प्रैक्टिकली सोचो, दीवार का कुछ होगा भी नहीं यार, प्रैक्टिकली सोचो, दीवार का कुछ होगा भी नहीं, दीवार वहीं की वहीं रहेगी, रेस्ट में थी रेस्ट में रहेगी, आप सिर्फ उल्टी स्पीड से वापस आ जाओगे। तो ये इसका मतलब यही था। आगे बात समझ में, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट और इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, तो हमारे पास एक मास है, सही है, हमारे पास एक मास है 2 kg का, सही है। ये 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है इधर, और ये टकराता है किससे, एक वॉल से टकराता है, वॉल से टकराता है। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मास m1 आफ्टर कोलिजन। निकालिए फटाफट, बताइए। अब जिन बच्चों ने स्पेशल केस पढ़ा है तो यार ये कह देंगे सर v2 जो होगा हमारा, इसका मास यानी कि इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगी, -5 मीटर पर सेकंड होगी, -5 मीटर पर सेकंड होगी। क्यों, इससे टकराने के बाद ये इधर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड से, और माइनस क्या दर्शा रहा है, यानी कि पहले स्पीड इसकी इधर थी, वेलोसिटी इधर थी, अब ये वेलोसिटी इधर होगी, यानी कि टकराया और वापस आया इधर। डायरेक्ट बोल दोगे आप v1, डायरेक्ट बोल दोगे, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है कि सर हम इसका मास देखेंगे, कैपिटल मास देखेंगे और इसकी ये रेस्ट में है। यार अब कोर्स बात है, इसे कहने की भी जरूरत नहीं है, वॉल है एक, तो वॉल उसमें एक तो क्वेश्चन में दे देगा आपको कि वॉल रेस्ट में है, उसका मास बहुत ज्यादा है, वो क्वेश्चन में दे देगा। तो आपको ये ध्यान में आ जानी चाहिए कि भाई ये इतनी स्पीड से आया है, उतनी स्पीड से वापस चला जाएगा, पहली फुर्सत में निकल लेगा ये, ठीक है, टकरा के निकल लेगा। तो ये डायरेक्ट, ये छोटी छोटी चीजें हैं, स्पेशल केस हैं जो आप एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं, समझ रहे हो, एग्जाम में टाइम बचा सकते हो, बाकी तो फिर लगाते रहो अपने सारा शुरू से सिस्टम। ठीक है, चलिए लास्ट का, इसको लास्ट करते हैं। मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है, यहां से वॉल आई, मास है, यहां से ये वॉल गिर रही है। अब ये टकराने के बाद इसकी स्पीड क्या होगी बताइए, टकराने के बाद स्पीड क्या होगी, मास है, टकराने के बाद स्पीड क्या होगी, ये जब टकरा रही है, ये हमारी, चलो कौन देखो, ये टकरा रही है, ग्रेविटी को जीरो कर लेते हैं, यू है, ये u1 है, ये v1 है, सही है। ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दिया हमने फिलहाल, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मास m when returns after collision with प्लेटफॉर्म, सही है। यानी कि प्लेटफॉर्म से टकराई और जब वापस गई तो किस वेलोसिटी से वापस गई, v1। हमने क्या कहा है, ग्रेविटी नेग्लेक्टेड है, यानी कि m नीचे की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बाकी हम जब ग्रेविटी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे उसके बारे में भी केसेस देखेंगे। फिलहाल हम क्या करें, ग्रेविटी नेग्लेक्ट, कोई फोर्स नहीं, ये v1 वेलोसिटी से कांस्टेंट स्पीड से आई, इससे टकराया, कितनी स्पीड से गई, हम ये मान के चलेंगे ये प्लेटफॉर्म मास m है और रेस्ट में है, ये क्वेश्चन में दे सकता है, m इज मच 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 ग्रेटर देन m, बहुत ज्यादा है, ये तो रेस्ट में है, ये टकराएगा,
जितनी स्पीड से टकरा रहा है उतनी स्पीड से ऊपर की चला चला जाएगा, यानी कि v1 इक्वल टू माइनस u1 हो जाएगा। माइनस क्यों आया? क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर थी, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। समझ रहे हो? और ये बात समझ में नहीं? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जब आप एडवांस के क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन निकालोगे, तो इस तरह की जब कंडीशन बनेगी तो आप इन कंडीशनों को डायरेक्ट यूज करोगे। सही है? आई बात समझ में या नहीं? चलिए आज के लिए हम टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। आपका इलास्टिक कोलिजन काफी हद तक सारा कंप्लीट हो गया। इसके जो क्वेश्चन बने हैं, हम जैसे ही टॉपिक कोलिजन को खत्म कर लेंगे उसके बाद सारे क्वेश्चन कराएंगे, जितने भी आपके एडवांस में आए हुए हैं, मेंस में, नीट में, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन की टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चन हम लास्ट में करा देंगे। तो फिलहाल कंसेप्ट समझो, किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं उस चीज को समझो। ठीक है, चलिए फिर तब तक पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।